गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे, हेल्थी होंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि इन फ्यूचर भी आप लोग घर में बने रहेंगे और अपनी परिवार का ख्याल रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का lesson number 2 from the geography, that is physical features of India. It means भारत जो है उसकी लैंड के ऊपर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कहाँ डेजर्ट हैं, कहाँ माउंटेन हैं, कहाँ प्लेट्यूज हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। अकॉर्डिंग टू द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज इंडिया हैविंग 7th रैंक, ठीक है। और इफ़ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, इंडिया हैविंग 2nd रैंक। मीन्स जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे जो है चाइना है। और अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें एरिया वाइज तो भारत है वो 7वें नंबर पे है। भारत से 6 देश और हैं जो इससे बड़े हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, जो भारत है उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 पार्ट्स लिखे गए हैं, तो टेक्निकली मिस्टेक है ये। उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझेंगे। The very first one is the Peninsular Plateau region, the Northern Mountains region, the North Indian Plain regions, the Coastal Plains, the Indian Desert। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिसमें इंडिया को डिवाइड किया गया है। अब बात करें हम कि इंडिया 7th रैंक पे कैसे है एरिया वाइज, तो दुनिया का सबसे जो बड़ा देश है वो है रसिया, 2nd कनाडा, 3rd USA, 4th चाइना, 5th ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया एंड 7th वन इज़ इंडिया। इंडिया हैविंग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग भारत को टोटल 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और 6 पार्ट्स को हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताया। एक पार्ट आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, बिकॉज कुछ मेहनत तो आप लोगों को भी बनती है। नाउ समथिंग टॉक अबाउट द इंडिया। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स। आवर कंट्री हैज़ पार्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, एग्जाम्पल माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। India has a large land masses formed during different geological period which has influenced her relief. Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosions, depositions has created and modified the relief its present form. कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो अपर सरफेस है, भारत का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उसमें बड़ी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत के फिजियोग्राफिक डिवीज़न की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, सभी तरीके की जो लैंड फॉर्म्स हैं आप उनको देख पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जब अपर सरफेस ऑफ द अर्थ बना या जब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उस समय अलग अलग फैक्टर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की। सपोज वेदरिंग, इट मीन्स मौसम की बात की जा सकती है। इरोजन, अपरदन की बात की जा सकती है। डिपोजिशन, इट मीन्स जो चीज़ें थी वो डिपॉजिट हो गई, और उन्हीं के रीज़न बिंग जो इन्वायरमेंट था या जो अपर सरफेस ऑफ द अर्थ था उसमें वेरिएशन देखने को मिला, या कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों ने ड्यू टू द वेदरिंग, ड्यू टू द इरोजन एंड ड्यू टू द डिपोजिशन,
हुआ ये कि अर्थ का अपर सरफेस था वो मॉडिफाई हो गया, उसमें बहुत सारे रिलीफ आपको देखने को मिले। नाउ कॉजेज ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, कि अर्थ की अगर हम बात करें तो जो अर्थ है उसके इंटीरियर पार्ट्स में द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल प्लेट्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्लेट्स तो 7 मेजर प्लेट्स एंड 7 minor plates are there. Plates at our planet's surface move because of intense heat of the earth's core that cause molten rock in the mantle layers to move. कह रहे हैं कि अर्थ के अगर सरफेस की बात करें तो वो हमेशा मूवमेंट में रहता है। रीज़न क्या है? अर्थ की इंटीरियर पार्ट की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, एंड ड्यू टू द हीट इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, और इसी रीज़न बिंग इसके अपर पार्ट के ऊपर जो भी प्लेट्स हैं वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। इट्स मूव्स इन ए पैटर्न्स कॉल्ड ए कन्वेंशन सेल्स दैट फॉर्म्स व्हेन वार्म्स मटेरियल्स राइजेस कूल्स एंड इवेंचुअली सिंक डाउन, कि जब ये धरती के अंदर का जो मटेरियल है, धरती के अंदर जो प्रेजेंट जो रॉक्स हैं, जब वो गर्म होती है, ठंडी होती है, या फिर उनके अंदर किसी भी तरीके की मूवमेंट होती है, एट दैट टाइम्स अर्थ के अंदर कुछ खास तरीके की जो मूवमेंट्स होती हैं वो राइज होती हैं। एज द कोल्ड मटेरियल सिंक डाउन इट इज़ वार्म्ड एंड रीज अगेन, कि चीज़ें ठंडी होती है, गर्म होती है, और उनसे बहुत सारी चेंजेस आते हैं। ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग्स up of stresses within the plates and the continental rock above, leading to faultings and volcanic activities, कि जब अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है, वो हीट में होता है, गर्म होता है, कोल्ड होता है, यानी उसकी सिंकनेस से, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से चीज़ें बदलती हैं, और इसी के रीज़न बिंग अर्थ का जो अपर सरफेस है उसके ऊपर चेंजेस दिखाई देते हैं। किस किस रीज़न बिंग? शायद कुछ चीज़ें फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग का मतलब कुछ चीज़ें अपनी जो फॉर्म है, अपना जो रूप है उसमें चेंज लेकर आती है, कुछ चीज़ें टूटती है, और शायद वॉल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है, ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है, या अर्थ के अपर सरफेस पे दरारें पड़ जाती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। The tectonic plates theory described the large scale motion of the Earth's lithosphere, कि इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि अर्थ का जो अपर लेयर है, लिथोस्फीयर यानी जो स्थल मंडल है, वो हमेशा मोशन में रहता है, मूवमेंट में रहता है। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट which explain the formations of various continents over millions of years। कि ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, इस थ्योरी के अंदर एक बात कही गई कि अर्थ के ऊपर जो भी मेजर 7 कॉन्टिनेंट हैं उसके बनने के रीज़न क्या थे, वो क्यों बने, किस प्रोसेस से बने, इस थ्योरीज के अंदर ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई है। प्लेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोमेंट्स बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज, कि जो भी प्लेट्स हैं अगर हम उनके मूवमेंट्स की बात करें, उनके मोशन की बात करें, तो उनमें 3 तरीके का मोशन जनरली देखने को मिलता है। यानी जो भी प्लेट्स हैं, चाहे वो 7 माइनर प्लेट्स हैं, चाहे 7 मेजर प्लेट्स हैं, उनमें हमेशा ईच एंड एवरी टाइम मूवमेंट रहती है, वो गति में रहती है, और उनकी गति को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। देयर आर एज फैलो कन्वर्जेंट बाउंड्री इन दिस कॉज द 2 एडजेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर। यानी अगर हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ की बात करें, कन्वर्जेंट अगर हम वेव्स की बात करें या मूवमेंट की बात करें, तो इसमें 2 प्लेट्स क्या होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अभी आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा।
इसमें दोनों ही लेयर एक दूसरे की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट है, जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। सेकंड वन इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। इन दिस कॉज द टू एडजेंट प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। सेकंड में क्या होता है, डाइवर्जेंट की बात करें तो दो प्लेट्स जो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और जब वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाती हैं, इट मीन्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में वो जाएंगी। इट मीन्स एक नॉर्थ की तरफ जा रही है तो एक साउथ की तरफ, एक अगर वेस्ट की तरफ जा रही है तो एक ईस्ट की तरफ, यानी एक दूसरे से वो दूर होंगी। और ऐसी सिचुएशन में जो ऑसनिक बॉडी है उनके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इन दिस कॉज द टू एडजेंट प्लेट्स मूव अलोंग देयर बाउंड्रीज। अब इसमें क्या होता है, दोनों की दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं और वो हमेशा एक जिग जैग जो पोजीशन होती है, इट मीन्स कभी वो आगे जाती है कभी वो पीछे जाती है। जो जिग जैग पोजीशन होती है उसमें हमेशा वो मूवमेंट में रहती है। तो दिस इज़ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन दी प्लेट्स। अब देखिए पहली में अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंट में क्या है, दोनों की दोनों जो प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर और एक दूसरे के पास जाती हैं। ट्रांसफॉर्म्स की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट में रहती है, और कन्वर्जेंट की बात करें तो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आपको जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे नीचे की अगर बात करें कन्वर्जेंट, फिर डाइवर्जेंट एंड देन ट्रांसफॉर्म्स। तो 3 तरीके की मूवमेंट प्लेट्स में देखने को मिलती है। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा और समझ लेते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन या जो फॉर्मेशन जो हुआ प्लेट्स की रीजन बीइंग, या हिमालय का फॉर्मेशन की बात करें वो कैसे हुआ। देयर आर मैनी हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, हाउएवर देयर इज ऑलमोस्ट a complete anonymity that the Himalayas mountains has come out of great geolines called the Tethys Sea। कि हिमालय माउंटेन की फॉर्मेशन को लेकर बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, उपकल्पनाएं हैं, लोगों की मिथ्याएं हैं या लोगों की थ्योरीज हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां आज माउंट जो एवरेस्ट है या माउंट हिमालय माउंटेन्स हैं, वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। अबाउट 120 मिलियंस ईयर एगो देयर वर ओनली 2 बिग कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कि लगभग 120 मिलियन ईयर पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट थे। इन द नॉर्थ वॉज लॉरेशिया एंड और अंगारा लैंड एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर वॉज गोंडवाना लैंड। कि उस टाइम 2 ही जो कॉन्टिनेंट माने गए, वन इज़ गोंडवाना लैंड एंड सेकंड वन इज़ अंगारा लैंड। इन बिटवीन लोरेशिया और गोंडवाना देयर वॉज ए लॉन्ग नैरो एंड शैलो सी कॉल्ड टेथिस सी। कि इन दोनों को जोड़ने वाला, इनके बीच में एक सागर था जिसको टेथिस सागर बोला गया। सेडिमेंट्स वर brought by the rivers from these land masses and deposited in the beds of the sea. These sediments were subjected to the powerful. It means slowly क्या हुआ, टेथिस सागर में जो भी नदियाँ आ रही थी या टेथिस सागर के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट जमा होते चले गए और धीरे धीरे टेथिस सागर क्या हुआ, भरता चला गया। ठीक है, पावरफुल कंप्रेशंस फोर्स फ्रॉम बोथ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। दिस compression squeezed and crushed the sediments into Tethys and series of folds were formed, one behind the other, giving rise to the highest relief features on the earth, the Himalayas। अब देखिए एक साइड से क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड का प्रेशर आ रहा था, दूसरी तरफ अंगारा लैंड का। ड्यू टू दी दिस फोर्स या ड्यू टू दिस रीज़न हुआ क्या कि यहाँ का बीच का जो हिस्सा था, टेथिस सागर जहाँ था, वो हिस्सा राइज होना शुरू हो गया, अपवर्ड होना, मूवमेंट करना शुरू कर दिया उसने, या ऊपर की ओर उसकी मूवमेंट होना शुरू हो गई। सो दैट्स वाई एट द प्लेस ऑफ टेथिस सागर जो हिमालय माउंटेन था उसका फॉर्मेशन शुरू हो गया एक तरीके से। द
The curved shape of the Himalayas, convex to the south and attributed in the maximum push offers two ends of the Indian peninsula during its northwards drift. In the northwest, it was done by the Aravalli and the northeast by the Assam range. If we observe the Himalaya mountains, तो अगर देखेंगे तो अलग अलग एरिया में इसकी अलग अलग हाइट है और अलग अलग तरीके से ये फैला हुआ है. कहीं तो ये बिल्कुल एक लंबी रेंज के अंदर फैला हुआ है, तो कहीं ये टुकड़ों में. सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं अरावली का, एग्जांपल ले सकते हैं आसाम रेंज का. तो इट मीन्स जिस तरीके का फोर्स लगा उस तरीके से हिमालय माउंटेन का जो डिवीज़न था या हिमालय माउंटेन का जो ओरिजिन था वो हुआ. Recent studies show that India is moving northwards at the rate of about 5 cm per year and crashing into rest of the Asia. It means ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो स्लोली नॉर्थवर्ड की तरफ मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर वो क्या करता है, मूव करता है नॉर्थवर्ड. और Himalayas between Angara land and the Gondwana lands, this drift is providing instability of the Himalayas region. शायद यही मूवमेंट थी, शायद यही रीज़न है कि आज भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मूवमेंट में है या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो शायद इसी रीज़न भी जो हिमालय माउंटेन्स है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो इंक्रीजिंग है वो लगातार बनी हुई है. यहाँ आप देख पा रहे होंगे द वेरी फर्स्ट ए, बी एंड सी. अब ये जो प्रोसेस दिखाई गई है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय माउंटेन. एक एग्जांपल के तरीके से इनको यहाँ पे दिखाया गया, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया. दिस इज़ अबाउट द हिमालय माउंटेन. तो सबसे पहले हम भारत के अंदर जिन डिविज़न्स को पढ़ने वाले हैं, हमने बात की कि इंडिया 6 पार्ट्स में डिवाइड है. द वेरी फर्स्ट वन इज़ द हिमालय माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स. तो उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय माउंटेन्स को. द हिमालयाज are the youngest mountain in the world and are structurally the folded mountains. The Himalayas run along the northern border of India. If we observe the Himalaya mountain, या अगर हम हिमालय को बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, देखें, तो कम्प्लीटली ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में ये फैला हुआ है एक आर्क के रूप में, एक चाप की तरह आपको दिखाई देगा. ठीक है. The Himalayas form an arc which is about 2400 kilometers long. The width varies from 400 kilometers in Kashmir and 150 kilometers in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations in greater in the eastern part than in the western part. There are 3 parallel ranges in the longitudinal extent. अगर हम हिमालय की बात करें तो लगभग ये 2400 किलोमीटर लंबा है. और अगर इसके वाइड्थ की बात करें तो J&K के पार्ट्स में इसकी जो वाइड्थ है वो नियर अबाउट 400 किलोमीटर है. और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ नियर अबाउट 150 किलोमीटर के आसपास इसकी वेट देखने को मिलती है. वहीं अगर हम J&K के आसपास के एरिया की बात करें तो यहाँ जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा है, वो एक लगातार एक सीरीज़ में फैले हुए हैं. वहीं अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ ये इतना ज़्यादा लगातार पैरेलल नहीं है. वहाँ कहीं ना कहीं इसकी जो रेंजेस है वो टूटी फूटी है या कहीं ना कहीं उनके अंदर ब्रेक दिखाई देगा आपको. इफ़ वी टॉक अबाउट द हिमालय माउंटेन्स, इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. नाउ वी टॉक अबाउट द हिमालयस. The very first one is the Great or the Inner Himalaya, Mahan Himalaya. This is the northwest range and also known as Himadri. This is the most continuous range
It contains the loftiest peak. The average highest of this peak in this region is near about 6,000 meter. All the prominent Himalayan peaks are in this region. The folds of the Great Himalayas are, एक मिनट, अगर हम इस पार्ट में बात करें हिमालय माउंटेन्स की हाइट की बात करें तो वो लगभग एक एवरेज जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है और इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ हिमाद्री, इट इज़ हाउस ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का घर. सबसे जो बड़ी जो पिक हैं वो यहीं देखने को मिलती है हिमालय माउंटेन्स की, और यही रीज़न है कि इस पार्ट को हिमालय का सबसे ग्रेट पार्ट माना जाता है. बिकॉज ऑफ इट लॉफ्टी हाइट्स, द पिक ऑफ दिस रेंज और पैनली स्नो बाउंडेड. अगर इस एरिया की बात करें, इस पार्ट की बात करें या इनर हिमालय की बात करें, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है. बिकॉज थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल इज़ देयर. सेकेंड वन इज़ द लेज़र हिमालय और हिमाचल. This lays toward the south of the Great Himalaya. The altitudes of peaks of the range varies from 370 to 4500 मीटर. अगर हम बात करें यहाँ तो लगभग ये जो हिमालय है वो द ग्रेट और द इनर और द हिमाद्री के जस्ट साउथ में है. इसकी हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के आसपास है. एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज़ 50 किलोमीटर. इसके अगर एवरेज हम चौड़ाई की बात करें तो लगभग 50 मीटर है. दिस रेंज इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक. कि इस अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो ये मेनली जो बना है वो कंप्रेस्ड जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, या अल्टर्ड जो रॉक्स हैं उनसे बना है, जो अपना आकार बदल लेती हैं, उस टाइप की जो रॉक है उनसे बना है. द थर्ड वन इज़ द शिवालिक. दिस इज़ द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. द अल्टीट्यूड्स वेरियस बिटवीन 900 मीटर टू 1100 किलोमीटर इन दिस रेंज एंड द वाइड वेरियस बिटवीन 10 to 50. कि अगर इस पार्ट की बात करें, ये हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है और इस हिस्से के अंदर अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो लगभग 900 से लेके 1100 मीटर तक की हाइट हम देख पाएंगे. चौड़ाई की अगर बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है. दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ द unconsolidated sediments. The longitudinal valleys lying between the Himachals and the Shivaliks are called Doon. कि इसके अंदर बहुत सारी वैलीज़ हैं और उन वैलीज़ को लोकल जो लैंग्वेज हैं उनमें दून कहा जाता है. जनरली सच टाइप दून्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल और द उत्तराखंड. नाउ वी टॉक अबाउट द हिमालयाज रीजन. हिमालय को अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से जाना जाता है. और अगर उन्हें बात करें सबसे पहले द पंजाब हिमालय. दिस पार्ट लेज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दिस इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय. मीन्स पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो ये इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो हिस्सा है उसे इस नाम से जाना जाता है. इसके साथ साथ इसे दूसरे कुछ नाम भी दिए गए हैं जैसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय. सेकंड वन इज़ कुमाऊँ हिमालय. दिस पार्ट लिव्स बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर. यानी सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का जो हिस्सा है उसको कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट वन इज़ नेपाल हिमालय. दिस पार्ट लिव्स बिटवीन द काली रिवर्स एंड तीस्ता रिवर. यानी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है. लास्ट वन इज़ द आसाम हिमालय. दिस पार्ट लिव्स बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर. तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर के बीच का जो हिस्सा है उसे आसाम हिमालय
कहा जाता है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, द ब्रह्मपुत्रा मार्क द ईस्टर्न बाउंड्री या ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द हिमालयाज। कि सबसे लास्ट की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग पास के आसपास से इंडिया में एंटर करती है और वहीं वो जो हिमालय माउंटेन है उसकी बाउंड्री फिक्स कर देती है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली टुवर्ड साउथ एंड फॉर्म द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। दिहांग के जस्ट बाद में जो हिमालय माउंटेन है उसकी रेंजेस साउथ की ओर मूव करना शुरू कर देती है या साउथ में उनकी मूवमेंट हो जाती है और उन पार्ट्स को पूर्वांचल का नाम दिया गया है। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ सैंडस्टोन्स। दीज हिल्स आर कंपोज ऑफ द पटके हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स और मिजो हिल्स। कि अगर इन हिल्स की बात करें या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की अगर बात करें तो उनमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के जो दूसरे जो पार्ट्स रह गए हैं या इंडिया के अदर जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उनको हम पढ़ेंगे। और अगर आज ही उनको करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।